नमस्कार, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त किशोर जी। इनके मन में कुछ सवाल हैं जिनके बारे में ये चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी आपका इस शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो बताइए, क्या सवाल हैं आपके? देवेंद्र वर्मा जी, हमारे मन में काफी दिनों से सवाल चल रहे थे, तो हम सोचे कि इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा। फिर मुझे आपका विचार आया कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए विचार को। जी। मोदी सरकार के कार्यकाल में इस बार दो महत्वपूर्ण बिल जो है संसद में पेश किया गया और जेपीसी में भी भेजा गया, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और काफी दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो है वक्फ बोर्ड का बिल का, और दूसरा है एक देश एक चुनाव। इन दोनों को संसद में पेश किया गया और इसको जेपीसी बिल में भेजा गया है। इस बात को लेके जनता में काफी निराशा है। तो आप हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन दोनों महत्वपूर्ण विषय पे आपके क्या विचार हैं, और जनता भी जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, आप कह रहे हैं जनता में निराशा है। तो जनता में निराशा क्यों है? जनता को तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी इस निराशा को तो जनता ने खुद चुना है। कैसे आप कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको याद होगा, पिछली लोकसभा के अंतिम दिनों में संसद में भाषण देते वक्त मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने अगले कार्यकाल में देश के विकास की, अपनी सभ्यता के विकास की 1000 साल आगे के कामों की आधारशिला रखेंगे। जी जी जी, साथ ही उन्होंने कहा था, अब की बार 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल कहा था। अब एक कमी तो मोदी जी की है, मैं मानता हूं मोदी सरकार और भाजपा की, कि वो अब की बार 400 पार का उन्होंने नारा तो दिया, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि भाई हमें 400 पार क्यों चाहिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के विपक्ष को एक नैरेटिव चलाने का मौका मिल गया। जी उन्होंने जी, मोदी सरकार के इस नारे को अपने हिसाब से बनाकर कि भाई मोदी जी को 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं और ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है हमारे देश में आरक्षण इतना संवेदनशील मुद्दा है कि बिल्कुल इस मुद्दे की मारक क्षमता को भाजपा पहले भी एक दो बार अच्छी तरह झेल चुकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब चूंकि नैरेटिव विपक्ष ने बनाया और भाजपा या मोदी उसकी कार्ड ढूंढ नहीं पाए, तो ये नैरेटिव विपक्ष का चल गया। जी दूसरे, उन्होंने जो अपनी एक खटाखट स्कीम दी थी कि भाई हर महीने इतना पैसा आएगा, चलो उसको तो मैं इतनी बड़ी चीज नहीं मानता हूं, तो राजनीतिक दल है, उनको ऐसे वायदे करने होते ही हैं। देश की बहुसंख्यक जनता गरीब है, तो ऐसे नारे भी उनके काम कर देते हैं। और दूसरी बात, मैं एक चीज का मुझे आज तक पता नहीं लग पाया, एक रहस्य है मेरे लिए, कि भारत के चुनाव आयोग ने इन चुनावों को 1 महीना आगे क्यों सरका है? जी यानी जी, कि पिछली बार मई के महीने में मोदी सरकार ने शपथ ले ली थी, जबकि इस बार ये शपथ ग्रहण जून में हुआ। 1 महीना चुनाव आगे सरका दिए गए, और ये वो समय था कि जब पूरा उत्तर भारत बुरी तरह से लू की चपेट में था, भयंकर गर्मी हो रही थी, और स्थिति ये थी कि दोपहर को घरों से निकलना मुश्किल था, आसमान से आग गिर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वो तो बात हो गई पुरानी। और दूसरा ये है कि जनता ने वोट देने के लिए घरों से निकलना ही मुनासिब नहीं समझा। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार रह गई 240 पे सीट का। वो बिल्कुल तो एनडीए का चुनावपूर्ण गठबंधन था अपने सहयोगियों के साथ, जिस वजह से सरकार बन गई। वरना आपकी इसी जनता ने तो मोदी सरकार को इस स्थिति में ला दिया था कि शायद सरकार बनाना भी मुश्किल ही था, बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। की कृपा रहती है मोदी जी पे, वो तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। ये हमारा शायद सनातन के हित में ईश्वर का लिया हुआ फैसला।
अब दूसरी बात यह है कि जेपीसी में इसको क्यों भेजा। इसको जेपीसी में इसलिए भेजा क्योंकि ये एक संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि संविधान में संशोधन होगा तब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल बनेगा। बिल्कुल। तो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जी जी जी। अब आप ही बताइए, क्या मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। तो मोदी सरकार तो अपने बूते खुद ही 240 सीटों पर सिमटी हुई है, तो 2/3 बहुमत की व्यवस्था कहां से करेंगे। तो साहब, जेपीसी में भेजना ये सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है उससे ये उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो ऐसे सुधारवादी किसी भी कदम का समर्थन करेगा या सरकार का साथ देगा। बिल्कुल। तो ये देखते हुए कि भाई संसद में हम 2/3 बहुमत की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो और दूसरा, आपने विपक्ष का रवैया देखा ही है इस बार, वो किसी कीमत पर संसद नहीं चलने देता है। संसद के अंदर दुनिया भर की गुंडागर्दी चल रही है। संसद के अंदर इस कदर हंगामे चल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को बोलने देने के लिए तैयार नहीं है। तो चर्चा तो क्या होगी। अब चर्चा होनी नहीं थी तो सरकार ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई जेपीसी की, और बिल को वहां भेज दिया कि भाई वहां जेपीसी में इस पर लोग बाग आपस में विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही संसद में वापस लाया जाएगा। बिल्कुल। अब विचार विमर्श तो क्या होना है, जब विपक्ष के रवैये से देश को पता ही है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो मेरा कहना यह है कि यह भी हो सकता है कि सरकार इस बिल को पास ना करा पाए, और यदि पास नहीं भी करा पाती है तो सबसे बड़ा फायदा सरकार के लिए यह है कि वो जनता मैसेज देने में सफल हो जाएगी कि विपक्ष कोई भी सुधारवादी कदम सरकार को उठाने नहीं दे रहा है, और संख्या बल ना होने की वजह से सरकार मजबूर है ऐसे सुधारवादी कदम लागू करने से। तो ये देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है कि जनता को अपनी इस गलती का एहसास भी होगा कि मोदी सरकार को पर्याप्त संख्या बल ना देकर उसने कितनी बड़ी गलती की। अब दूसरा, आपने बात की वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की। बिल्कुल तो बिल्कुल। साहब, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में आप समझ लीजिए कि ये वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के किसी इस्लामिक देश में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसको सही है। भारत में लाए कांग्रेसी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वक्फ बोर्ड की स्थापना की। उसके बाद नरसिंह राव ने इसको पुष्ट किया, और मनमोहन सरकार ने इसको असीमित अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति, आप समझ लीजिए कि भारतीय रेल और सशस्त्र सेनाओं के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिक आज की डेट में वक्फ बोर्ड है, और पिछले 15 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 2 गुनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी संस्था जिसको असीमित अधिकार दिए गए हों, जिसको ये अधिकार दिया गया कि वो जिस भी जमीन पर हाथ रख देगी वो उसकी मानी जाएगी, और इनके द्वारा पीड़ित व्यक्ति किसी अदालत में नहीं जा सकता, कहीं अपील नहीं कर सकता, तो क्या ऐसी कोई भी संस्था ये चाहेगी कि उसके परकतरे दे सब कोई भी सरकार, या उसकी इस तरह की मनमानियों पर रोक लग जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्था ऐसा चाहेगी। और संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए साहब, बिल्कुल नहीं। भारत का विपक्ष, कांग्रेस सहित भारत का पूरा विपक्ष इनके साथ जिस बेशर्मी के साथ खुलकर खड़ा हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल। अब आप देखिए, क्या मोदी सरकार इस बिल को यदि संसद में हो हुल्लड़े के बीच, इन विपक्षियों के हंगामे के बीच पास कराने में सक्षम थी। उसका कारण ये है कि ये एक साधारण सुधारवादी विधेयक है। इसके अंदर 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ये बिल अमेंड हो जाना है। लेकिन इसको फिर भी जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में इसलिए भेजा गया क्योंकि विपक्ष
इसके बहाने देश में आग लगाने की फिराक में था। बिल्कुल इन्हीं दिनों बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और उस तख्ता पलट को देखते हुए हमारे देश का विपक्ष बहुत ज्यादा उल्लासित था और उसकी तो दिली इच्छा थी कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हो जाए जैसा बांग्लादेश में हुआ। इसके अलावा श्रीलंका अशांत है, पड़ोस में म्यांमार अशांत है और इसी दौरान इस बिल से पेश होने से पहले जब पिछले साल मोदी जी ने इसको जन विमर्श में लाए थे, तभी से लेकर मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के पास इतना बहुमत है कि वो इस बिल को पास करा सकती थी बड़ी आसानी से, लेकिन उसने जेपीसी में इसको इसीलिए भेजा ताकि इन विपक्षियों को देश में आग लगाने का मौका ना मिले। बिल्कुल। अब जिस तरह से जेपीसी काम कर रही है, उसकी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, उसमें एक चीज देखने लायक है। वो क्या है? वो ये है कि किसी भी मीटिंग में विपक्षियों ने हंगामा हुल्लड़बाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी सार्थक चर्चा वहां हो ही नहीं रही है। नतीजन कोई सदस्य कह देता है कि साहब आप जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वालों को बुलाओ, उनसे राय लो। कोई किसी और मुस्लिम संस्था की बात कर देता है, कोई और की कर देता है। इस तरह से अभी तक हजारों की तादाद में हजारों प्रतिनिधि मंडलों से ये जेपीसी मुलाकात कर चुकी है। बिल्कुल। और नतीजा तो ढाक के 3 पात निकलना ही है, क्योंकि विपक्ष और मुसलमान तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये कानून खत्म हो। तो जेपीसी में रखने या ना रखने का इस बिल पर कोई फायदा नहीं है। फायदा यदि है तो ये है कि इस बहाने मोदी सरकार इनकी कारगुजारियां और इनकी मनमानियों की जो कथाएं चल रही हैं वो जनता के सामने रखने में कामयाब हो रही है। बिल्कुल। आप खुद ही बताइए कि अभी तक वक्फ बोर्ड के बारे में या उसकी शक्तियों के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये तो कभी बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो कभी खबरें भी नहीं बनती थी। लेकिन आज जब इसको जन विमर्श में मोदी सरकार लेकर आई तो पब्लिक में इतनी जागरूकता आ गई है और इनकी कारगुजारियां सुन सुनकर वो इतनी हैरान है कि बताइए हमारे देश में बंटवारा होने के बाद मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से देश की 1/3 जमीन देने के बाद, देश का 1/3 खजाना देने के बाद बचे हुए भूभाग की भी इस्लामीकरण की कितनी गंभीर तैयारी इस कांग्रेस ने कर रखी थी। ये चीज जन विमर्श में अब आ चुकी है। ये बिल पास हो ना हो, लेकिन जनता के अंदर जागरूकता फैलाने में ये बहुत कामयाब रहा है और मैं इसी को इस बिल की सफलता मानता हूँ। इसका मतलब है आप जो कहना चाहते हैं कि जनता नाराज है तो नाराजगी का कारण जनता खुद है। जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत ना देकर उसने अपना क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक मैसेज भी जाएगा इसके थ्रू। मैसेज जाएगा और जिस तरह 240 सीटों पर भाजपा सिमट कर रह गई है, हो सकता है कुछ दिनों में कुछ ऐसे मुद्दे भी आए जब सरकारों में के सहयोगियों के बीच तनातनी हो जाए या कुछ और हो जाए, तो यानी कि सरकार गिर भी सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में गिरती आई हैं, एक इतिहास रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि जनता को अपनी इस गलती का एहसास है, वो दिल से दुखी है कि हमने मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत या उनके मांगे हुए हिसाब से सीटें ना देकर एक बहुत भारी गलती कर ली है और जनता अपनी इस गलती का सुधार भी करना चाहती है। इस चीज को आपने देख लिया है अभी हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में और जम्मू कश्मीर चुनाव में। इन तीनों ही जगह भाजपा ने बहुत ही पराक्रमी टाइप की जीत हासिल की है और देखा जाए तो हारी हुई बाजी को पलटकर जीत हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता सब समझ रही है, जनता अपनी गलती पर पछता भी रही है और यदि इन्हीं जैसे बिलों पर किसी भी बिल पर यदि ऐसी नौबत आ जाती है कि इनके सहयोगी इनसे समर्थन वापस खींच लें या सरकार गिरने की नौबत आ जाए, तो मोदी जी इतने खुददार व्यक्ति हैं कि वो किसी की लल्लो चप्पो करने के बजाय वो सीधा चुनाव में जाना पसंद करेंगे। और इस बात की आप गारंटी मानकर चलिए कि यदि
इस तरह का कोई काम होता है, यदि इस देश में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार दोगुनी ताकत से वापस लौट कर आएगी बिल्कुल। और अपने रुके हुए कामों को तब वो अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। तो अभी तो क्योंकि सरकार के पास बहुमत की कमी है, 2/3 बहुमत की कमी है, पूर्ति हो भी सकती है। भाई एक राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र बुलाकर बिल पास करने का भी एक नियम है, कानून है। हो सकता है मोदी सरकार उसका सहारा ले या कुछ दल वोटिंग के समय गायब हो जाए, वॉकआउट कर जाए, तब भी इस बिल के पास होने की संभावना बनती है। लेकिन क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है। तो किशोर जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसी रही आपकी नजर में चर्चा? क्या जो दिमाग में आपके सवाल चल रहे थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं कि आपको जवाब सही मिला है? जी, जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है और जनता कहीं न कहीं जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि हमारी नाराज़गी की वजह हम खुद ही हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक तरह से जनता को मैसेज भी दिया है इसके तो माध्यम हम से। तो आपसे यही कहेंगे किशोर जी कि आप कुछ इसी तरह के सवाल तैयार रखा करें बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें भी आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो आगे और कोई ऐसा ही विषय लाइए ढूंढकर और फिर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी, तो ज़रूर, चलिए ज़रूर। आज के शो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसकी विषय वस्तु पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। हम कोशिश करते हैं और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए हम अलग अलग विषयों को लाते रहें और आपके साथ अपने अनुभव साझा करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।